जय हिंद। आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास है और हम लोग न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। हम लोग चैप्टर फंडामेंटल से लेकर इशू ऑफ शेयर्स से लेकर फॉरफीचर चैप्टर तक और डिवेंचर चैप्टर तक हम लोग कंटिन्यू क्लास को कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग का फिनेंशियल स्टेटमेंट होगा। एक हम लोग चैप्टर को छोड़ रहे जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो चैप्टर को हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे। बाकी जो आगे का हम लोग पार्ट बी का एक तरह से आप कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्या समझेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, इस नेक्स्ट चैप्टर में फिनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग 7 से 8 मार्क्स आप इससे उठा सकते हैं, ले सकते हैं। जो जेक का स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी बोर्ड का है, यदि उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, कंपनी पढ़ना है, कॉरपोरेट पढ़ना है, तो कंपनी का बैलेंस शीट उनको आना चाहिए। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कंपनी चैप्टर स्टडी करते हैं, और ख़ास तौर पर जो अभी एग्ज़ाम का पॉइंट भी चल रहा है क्लास 12 के विद्यार्थियों के, उन सभी विद्यार्थियों के लिए तो ये चैप्टर एक वरदान साबित होगा आप सभी के लिए। क्योंकि इस चैप्टर में कोई ज़्यादा खास चीज़ें भी नहीं रहता है। ऐसे तो बहुत बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इसमें कोई खास वैसा नहीं है। और हम कहते हैं अगर आप इस बैलेंस शीट को अगर समझ लेते हैं तो इससे आने वाला आगे का जो चैप्टर है, कॉम्परेटिव हो, कॉमन हो, रेशियो चैप्टर हो, बहुत ही मदद हो जाता है, सहयोग हो जाता है बनाने में। आने वाला जितना भी आगे का चैप्टर हो, तो क्यों ना इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा गहराई से स्टडी कर लेते और समझ लेते हैं। आप सोचेंगे हम लोग को एकदम आराम से नंबर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो अगर जो बच्चे जान रहे हैं, हम आप सभी से क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। चलिए, पहले मैं बता देता हूं कि आखिर इस क्लास में आखिर क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी फॉर्मेट, कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग समझेंगे, फॉर्मेट ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट। और नंबर 2 जो होगा, यहाँ जानेंगे कि कंपनी का बैलेंस शीट में हेड, हेडिंग, सब हेडिंग कितना होता है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि हम लोग को याद रहे। और यदि इस क्लास में पॉसिबल हो जाता है, या फिर हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि आखिर इस चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इम्पॉर्टेंट कहने का पीछे रीज़न है, कारण है कि आगे का जो चैप्टर है, इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत जानकारियाँ मिल जाता है अगर आप इस फॉर्मेट को याद रखते हैं तो। चलिए, तो आपके कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि आखिर बैलेंस शीट में हेडिंग यानी इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड में, यानी लायबिलिटी साइड में आप कह सकते हैं कि हेडिंग कितना होता है, सब हेडिंग कितना होता है, और एसेट साइड में हेड और सब हेडिंग कितना होता है, हेडिंग और सब हेडिंग। ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले ये जानेंगे कि कंपनी जो बैलेंस शीट है वो कितना शेड्यूल से लिया गया है। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है शेड्यूल 3, याद रखना है। शेड्यूल देखिए यहाँ पर हम लिख कर बताए हैं, शेड्यूल 3 कितना, ये शेड्यूल चल रहे हैं हम लोग शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर है सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मेट ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट हम लोग जाने। तो सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द कंपनी। क्या लिखना है, नेम ऑफ द कंपनी। फिर आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर डेट आपको मेंशन करना है, आपको फॉर्मेट बनाना है, पार्टिकुलर्स यहाँ लिखना है, नोट नंबर लिखना है, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। नोट नंबर का काम क्या है कि जैसे कि जो यहाँ पर दिया गया सीरियल, जो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कोई चीज़ों को, वो कितना नंबर में एक्सप्लेन किया गया वर्किंग नोट में, वो यहाँ पर नोट नंबर हम लोग दिखाएंगे कि 1, 2, 3 वर्किंग नोट कितना में आखिर दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, तो पहला देखिए आप लोग को जो हेडिंग और सब हेडिंग की बात कहें हम, यहाँ पर हेड कितना है। तो देखिए हेड जो है 1 है, ठीक है, नंबर 2 हेड है और नंबर 3 हेड है
और नंबर 4 हेड है। तो याद रखना है टोटल हेड इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड में टोटल हेड कितना हो गया, 4 हेड हो गया। हेडिंग कितना हो गया, 4 हेडिंग हो गया। ओके, हेडिंग इसको कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है पहला जो हो गया शेयर कैपिटल और नंबर 2 जो है रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो गया सब हेड हो गया। ये क्या हो गया, सब हेड या फिर हेडिंग, सब हेडिंग इसको कहते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा जो हेडिंग में है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये है जो हेडिंग है नंबर 2। याद रखना है पहला हो गया शेयर होल्डर फंड्स, इसके अंतर्गत शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। नंबर 2 जो है शेयर पेंडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और नंबर 3 जो वैसे ये जो आप इसको जो है आप खाली सिर्फ याद रखेंगे, इसके अंतर्गत कोई ज़्यादा आइटम नहीं होता है। नंबर 3 जो है नॉन करेंट लायबिलिटीज है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत याद रखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैं अरेंजमेंट करके लिखा हूं ताकि आप लोग को याद करने में आसान हो। पहला हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। याद रखना है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और लास्ट जो हो जाएगा नंबर 4 जो उसके अंदर सब हेडिंग का पहचान है अदर करेंट लायबिलिटीज। क्या हो जाएगा, अदर करेंट लायबिलिटी नहीं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि करेंट लायबिलिटी यहां पर आ जाएगा। तो याद हो गया, याद हुआ होगा पहला किसके अंतर्गत, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत सबसे पहले लॉन्ग शब्द लगा देना है, लॉन्ग, और जो इसमें होगा वही इसमें होगा। याद रखना है जो करेंट लायबिलिटी में होगा वही, जो नॉन करेंट लायबिलिटी में होगा वही मेरा करेंट लायबिलिटी में होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी में पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नंबर 3 क्या होगा, डिफर, यहां पर देखिए डिफर टैक्स लायबिलिटी। और लास्ट जो हो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब वही चीज को यहां पर करेंट लायबिलिटी में रिफर कर दीजिए। देखिए यहां पर खाली लगा देना शॉर्ट। और आप जानते हैं जो 12 महीना के अंतर्गत यानी लेस देन 12 ईयर, जो लेस देन 12 ईयर के अंतर्गत जो भी लायबिलिटी यानी 12 महीना के पहले जो भी लायबिलिटी को पेमेंट करना है, इट्स कॉल क्या है, वो करेंट लायबिलिटी। और मोर देन जो रहेगा यानी 12 महीना के बाद जो हमें लायबिलिटी पेमेंट करना है, इट्स कॉल क्या है, वो नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, जो ये 12 महीना का बताएं कौन कौन बच्चे पहले से जान रहे हैं, वो जाकर कमेंट बॉक्स में करना है कि मैं पहले से जान रहा हूं। ठीक है, चलिए इसका जो है कमेंट का बेनिफिट जो है आप सभी को होने वाला है। और कैसे होगा आप पहले कमेंट करिए, इसका बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं जवाब देता हूं तो इसका फायदा क्या होता है। ठीक है, इससे आपका क्या है कि जब भी आप स्टडी करेंगे तो आपको कोई चीज़ को याद करने का कोशिश करेंगे, दिमाग में ये बनेगा कि हमें याद रखना है कोई चीज़ों को, ताकि जो हमें सर पूछते हैं मैं पहले जवाब देने का प्रयास करता हूँ। और मैं पहले जवाब देता हूँ, अपने आप में बहुत ही एक अच्छा महसूस और सुकून होता है। ठीक है, चलिए, और आप लोगों का कैसा तैयारी चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट में बताना है कि हम लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा है। और जो हमने कंटिन्यू क्लास को अपलोड किया है इसका फ़ायदा आप लोग लीजिए। और फिर से मैं कहता हूँ, यदि आप हजारीबाग में हैं तो टेस्ट फ्री ऋषि ऑफ कॉमर्स एकेडमी में दिया जा रहा है, आप इसका आकर लाभ ले सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो है करेंट लायबिलिटीज है। करेंट लायबिलिटी में फिर वही चीज़ को आपको रिपीट कर देना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो जाएगा। नंबर 2 है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और फिर अदर, या फिर इसको ट्रेड, एक यहाँ पर देखिए एक बनाया गया है ट्रेड पेबल, एक बनाएगा ट्रेड पेपर जो अभी बता रहे थे अदर करेंट लायबिलिटीज, ये नंबर 4 में था। तो 4 याद रखना है, पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नंबर 2 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नंबर 3 ट्रेड पेबल, और लास्ट में हो जाएगा अदर करेंट लायबिलिटीज। याद हो जाएगा। 4 नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिर्फ इसी में होता है, और लास्ट हो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। 4 हो गया, इसमें वो उसी तरह को रिपीट कर देना है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, और लास्ट में होगा अदर करेंट लायबिलिटीज। ओके, चलिए हम लोग का लायबिलिटी साइड का पूरा पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग तो समझ में आ गया होगा। हेडिंग हम लोग का कितना हो गया 4। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इक्विटी लायबिलिटी के साइड में ही, यानी लायबिलिटी के साइड में हेडिंग कितना होता है और सब हेडिंग कितना होता है। तो हेडिंग आपसे पूछे जाएगा तो 4 हो जाएगा। वैसे सब हेडिंग को नहीं पूछता है क्योंकि सब हेडिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हेडिंग पूछा जाता है। उसी प्रकार से एसेट साइड में पूछा जाएगा, एसेट साइड में। तो एसेट देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखे हैं, ये एसेट्स हो गया और इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ से लेकर इस चीज़ को यहाँ पर आगे किया हूँ। एसेट साइड में पहला जो इसके अंदर नॉन करेंट एसेट है, इसके अंदर पहला जो है वो फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ठीक है। याद रखना है टेंजिबल एसेट, अब जानते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारा क्या है टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या हो गया, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, है ना, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारा क्या है इनटेंजिबल एसेट, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड क्या है, वो इनटेंजिबल एसेट्स है। ओके, चलिए अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बैलेंस शीट को देख रहे हैं। तो याद रखना है फिक्स एसेट में पहला जो है उसके अंतर्गत 3 पॉइंट को हमने जो टारगेट किया है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। याद रखना है मुख्य रूप से ये दोनों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आइटम्स आते हैं और इसके अंतर्गत कहीं पूछा जाता है कि टेंजिबल एसेट के अंतर्गत जैसे मान के चलिए लैंड बिल्डिंग हो गया, है ना, तो ये हो गया सब हेड हो गया, ये क्या हो गया फिक्स एसेट, एक तरह से वो हेडिंग हो गया। ये क्या हो गया, जैसे लैंड पूछा, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए हेडिंग कौन हो गया, तो फिक्स एसेट्स हो गया। सब हेड कौन हो गया, टेंजिबल एसेट्स हो गया। क्लियर है, हेडिंग और सब हेडिंग में पहचान आ रहा है ना। अब चलते हैं नॉन करेंट एसेट्स, उसी का पार्ट है नॉन करेंट एसेट, यानी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कहेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कितना रखा गया है, 3 मैंने लिया। पहला डिफर्ड टैक्स एसेट्स, नंबर 2 है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। आप अगर किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, इट्स कॉल्ड क्या आपके लिए एसेट्स होता है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी को भी एडवांस पेमेंट कर दिया है, वह आपके लिए क्या बनता है, लायबिलिटी बन जाता है, सॉरी एसेट्स बन जाता है, ठीक है। और अदर नॉन करेंट एसेट्स, तो टोटल कितना रखा गया है, मैं कैसे यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत ABC मैंने जो किया है, देखिए एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ से टारगेट बनाया हूँ, इसके अंतर्गत नहीं है। ये फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट को 1 माना है, और B ये फिक्स एसेट के अंतर्गत टेंजिबल, इनटेंजिबल और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत बहुत सारा होता है जो कि ये नहीं है, ठीक है। ये सब क्या है, ये हेडिंग है, ठीक है। ये जो है एक तरह से सब हेडिंग का है ये, ठीक है। तो ये मेरा हेड है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और डिफर्ड टैक्स एसेट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हो गया, अदर नॉन करेंट एसेट्स हो गया। ये जैसे फिक्स एसेट है ना, ये ABC ये पहला दिया गया, उसी प्रकार ये सब लोग हैं। B है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, डिफर्ड टैक्स एसेट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन, ये सभी क्या है फिक्स एसेट्स है। ये सभी क्या है, आप जैसे किसी को लॉन्ग टर्म लोन यानी एडवांस आप किसी को पेमेंट किए, आपके लिए वो क्या है लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक तरह से हेड है। इसके अंदर जो आइटम आएंगे वो जो आएंगे आप उसको कहेंगे कि उसके अंदर जो आइटम है वो आइटम को बोला जाएगा ये हेड, और फिर सब हेड का नाम दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया। अब जो है करेंट एसेट में आइए, करेंट एसेट में, तो करेंट एसेट जो है, करेंट एसेट के अंतर्गत पहला जो है करेंट इन्वेस्टमेंट आ गया। क्या आ गया, करेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ पर देखिए और समझिए, करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल ये जो है, ये सब हेडिंग का आपको नाम बता रहे हैं। ये क्या हो गया जी, ये आपका जो है नंबर 2 जो है, ये आपका करेंट एसेट जो है हेडिंग हो गया। ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत जैसे आ गया डेटर, क्या आ गया डेटर, है ना, बिल्स रिसीवेबल। तो बताइए डेटर जो है, डेटर के लिए हेडिंग कौन हो गया, करेंट एसेट हो गया, और इसके अंदर ये वाला जो है वो क्या बन जाएगा, सब हेड बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट जो है इन्वेंट्रीज आता है। इन्वेंट्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हो जाएगा, और लास्ट में है अदर करेंट एसेट्स हो गया। तो याद रहेगा बच्चों,
फिक्स एसेट के अंतर्गत कितना आता है, यानी नॉन करंट एसेट के अंतर्गत कितना हेड को बनाया गया है। तो पहला है फिक्स एसेट हो जाता है, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तीसरा है डिफर्ड टैक्स एसेट है, और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, और अदर नॉन करंट एसेट है। ऐसे सभी में ये ज़्यादा आइटम नहीं आता है, मुख्य रूप से जो है टैंजिबल और इनटैंजिबल के अंतर्गत और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। अभी आपको फॉर्मेट मोटा मोटी याद रखनी, क्यों? क्योंकि आपसे फॉर्मेट पूछा जाएगा। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो है कंपनी का बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है। तो हम लोग आगे के क्लास में चर्चा करेंगे कि कौन सा आइटम जैसे क्वेश्चन लिया जाएगा, कौन सा वहाँ पहचान किया जाए कौन सा आइटम किसके अंतर्गत है, वहाँ पर भी आपको ट्रिक देंगे ताकि कुछ याद रहे, ठीक है। और करेंट एसेट में आपको पता चल गया, करेंट इन्वेंट्री जैसे ट्रेड रिसीवेबल आपको वहाँ पर रहेगा, डेटा रहेगा, बिल्स रिसीवेबल रहेगा। तो बिल्स रिसीवेबल को आपको पहचान करना है कि बिल्स रिसीवेबल का हेडिंग और सब हेडिंग कौन होता है। तो इसका हेड जो है हेडिंग हो गया करंट एसेट हो जाएगा, सब हेडिंग हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हो गया, अदर करंट एसेट हो गया। अब क्या है ना कि शेयर कैपिटल में जो है इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए मैंने शेयर कैपिटल को यहाँ पर वर्किंग नोट जो बता रहे थे, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। और ए नंबर कैसे आएगा सो देखिए, ए नंबर में जो पहला दिए यहाँ पर शेयर कैपिटल दिए हैं, इसके अंतर्गत जो है पहला एथोराइज कैपिटल, एथोराइज कैपिटल के अंतर्गत शेयर पहला हो जाएगा और ₹10 ईच। ये एथोराइज कैपिटल को हमेशा एक्चुअली बंद ही कर देना है, ठीक है, इससे लेकर क्वेश्चन नहीं बनाना है। उसके बाद कंपनी की तरफ इशूड किया जाता है, यदि आप पढ़े हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर में पढ़े होंगे तो देखना एथोराइज कैपिटल पहले रहता है, उसके बाद इशूड कैपिटल रहता है। कंपनी की तरफ से इशूड किया गया, यदि पब्लिक ने सब्सक्राइब, इशूड से लेकर क्वेश्चन नहीं बनाते हम लोग, सब्सक्राइब से लेकर बनाते हैं, या फिर कभी इशूड जितना कंपनी की तरफ से किया गया यदि उतना ही ने पब्लिक सब्सक्राइब कर लिया तो उतना से लेकर बनाते हैं, मतलब एक तरह से सब्सक्राइब से लेकर बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब फुली पेड अप ये हो जाएगा, इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, मतलब सब्सक्राइब हुआ लेकिन उसमें से पैसा पूरा पेमेंट नहीं हुआ, तो जितना पेमेंट हुआ वो अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा, यानी पूरा आप लिख सकते हैं। उसमें से जो कॉल्स इन एरियर हुआ, ठीक है, जितना ही सब्सक्राइब हुआ उतना को लेना है आपको, और कॉल्स इन एरियर, एरियर मतलब जो पेमेंट नहीं कर सकता है शेयर होल्डर, उसका माइनस कर देंगे। और जो शेयर होल्डर एरियर करता है, आपको पता होगा कब पढ़े होंगे फॉरफीचर चैप्टर में, और पढ़ा क्या है आप लोग को पढ़ाया गया है अभी जो जस्ट पीछे वाला क्लास में हम लोग डिवेंचर फॉरफीचर चैप्टर का सारा कंप्लीट किए हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे जाके। तो फॉरफीचर यानी जो शेयर होल्डर एरियर करता है उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा, तो जो फॉरफीचर अमाउंट है वो हम लोग प्लस कर देंगे। ये जो टोटल फाइनल अमाउंट होगा इसी को हम लोग यहाँ पर शेयर कैपिटल में मेंशन करते हैं, दिखाते हैं। तो ये आपका कंपनी का बैलेंस शीट है, ये शॉर्ट आपको कंपनी का बैलेंस शीट आपको लिख लेना है और इसको आपको याद रख लेना है थोड़ा, ठीक है। जो नेक्स्ट हम लोग क्लास में आएंगे वो क्लास में आपको ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आखिर कौन सा हेडिंग के और सब हेडिंग के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है, वो आपको मुख्य चीज़ें बताया जाएगा जो क्वेश्चन में अधिकतर आता है। यहाँ पर हम लोग टारगेट रखना है कि एग्जाम को पॉइंट बेस से लेकर रखना है, तो आपको टारगेट किया जाएगा 2-3 क्वेश्चन, और वही जो 2-3 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आइटम किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।